students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह from अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में जानेंगे, हम लोग इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बारे में जानेंगे और हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। सो ये सारी चीजें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजिड बॉडी एक्चुअली होता क्या है। अब रिजिड बॉडी के बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है, सो यहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होती है द बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन कांट हैपन इवन आफ्टर अ प्राइम फोर्स। मतलब कि कोई एक ऐसा बॉडी, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम चाहे जितना भी फोर्स अप्लाई कर ले बट उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती है और उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। बट क्या एक्चुअल में इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है जो टोटली रिजिड हो? तो ऐसा नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर में कोई एक्चुअल रियल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है जो टोटली रिजिड हो। जितनी भी बॉडी हम देखते हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं सबके अंदर अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन जरूर से आता है। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? सो जब आप एक बलून को लेते हो और उसके दोनों साइड से उस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो, उसे थोड़ा कंप्रेस करते हो, तो आपको ये देखने मिलेगा कि वो बलून जो है वो अपने एक्चुअल शेप से थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया है और यही कंप्रेशन को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन। उसके एक्चुअल शेप से वो थोड़ा सा हट करके हो जाए, थोड़ा अलग हो जाए और इसी चीज को हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। सो जब भी हम किसी चीज के ऊपर में, किसी बॉडी के ऊपर में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो सारी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। सारे ऑब्जेक्ट जितनी भी हम देखते हैं सबके अंदर डिफॉर्मेशन हो ही जाती है। भले किसी ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ी कम फोर्स में डिफॉर्मेशन हो तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा फोर्स में डिफॉर्मेशन हो, मगर डिफॉर्मेशन तो जरूर से होती है। ये फुल एंड फाइनल है। अब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड वेट को भी अगर हम लोग थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें तो वो भी कंप्रेस हो जाएगा, उसमें भी डिफॉर्मेशन आ जाएगी। बट सॉलिड जो भी बॉडीज रहती हैं उन्हें डिफॉर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके लिए वो थोड़ी ज्यादा रिजिड बॉडी होती है बट कंप्लीटली रिजिड नहीं होती है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी की। अब इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी एक बहुत ही अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इलास्टिसिटी होती क्या है, तो इलास्टिसिटी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर में फोर्स को अप्लाई करते हैं उसे डिफॉर्म करने के लिए, तो जब हम उस फोर्स को उस बॉडी से हटा देते हैं तो वो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर देती है और इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। अब वही बात करें प्लास्टिसिटी की, तो प्लास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट के, जहां पर अगर हम उस बॉडी के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स को अप्लाई करने के बाद वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रीगेन नहीं कर पाती है और इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो बात करें इलास्टिसिटी की, तो आपने जितने मेटल्स को देखा होगा, अगर हम किसी भी मेटल को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, आप एक ग्लास को ले लीजिए मेटल का और उसे हल्का सा कंप्रेस करिए, अब आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम तक हम लोग उसे कंप्रेस तो कर पा रहे हैं, थोड़ा सा डिफॉर्म तो कर पा रहे हैं, बट जैसे ही हम अपना प्रेशर उस ग्लास से हटाएंगे वो वापस अपनी उसी शेप एंड उसी साइज को रीगेन कर लेगी और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। वही बात करें प्लास्टिसिटी की, तो आपने आटे के बॉल्स को देखा होगा जिससे हमारी मम्मियां रोटी बनाती है। सो जो आटा का बॉल रहता है, अगर आप उस पर कभी भी फोर्स को अप्लाई करते हो और उससे कोई डेफिनेट शेप दे देते हो
तो क्या वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है क्या? वो अपने ओरिजिनल बॉल के रूप में नहीं आ पाती है। सो इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्ट कर रही है जिसके थ्रू वो कभी भी अपने ओरिजिनल शेप में डायरेक्टली खुद की इच्छा से नहीं आ सकती है, और इसी चीज को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। इलास्टिसिटी जान ली, प्लास्टिसिटी जान ली, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसे भी देख लेते हैं। तो बात करें स्ट्रेस की, सो स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब ये क्या हुआ? रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को देखा, चलिए बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। सो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो डिफॉर्म जरूर से होगी, और जब वो डिफॉर्म होगी तो जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को उसके ऊपर से हटा देंगे तो एक दूसरी फोर्स उसके अंदर में काम करेगी, जिसके थ्रू वो अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप को वापस से रीगेन कर लेगी अगर वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट हुआ तो। और अगर उसके अंदर ऐसा हो रहा है और उसके अंदर जो फोर्स काम कर रही है उसे वापस उसी शेप में लाने के लिए, उसी साइज में लाने के लिए, उसी साइज को, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो मैग्नीट्यूड में सेम होती है, बट साइज में और डायरेक्शन में अपोजिट होती है हमारी अप्लाइड फोर्स की। मतलब कि जो फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में अप्लाई कर रहे हैं उससे टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी हमारी रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो उसे कंप्रेस करने में लगा रहे हैं हम लोग, बट ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये वापस से उसकी शेप एंड साइज को रिफॉर्म करने में लग रही है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी हमारी कंप्रेसिव फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स से। अब अगर रीस्टोरिंग फोर्स का हम लोग एक एग्जांपल देखना चाहें तो जो स्प्रिंग होती है, जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो क्या होता है? उसकी जो ओरिजिनल शेप है उससे वो चेंज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा कम स्पेस के अंदर आ जाती है, बट जैसे ही हम उसमें जो फोर्स लग रहा है उसे हटाएंगे तो क्या होगा? वो वापस से अपने उसी फोर्स के अंदर के साथ अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, जिसके थ्रू उसके अंदर एक नया फोर्स आएगा, उसके अंदर एक नया फोर्स एक्ट करेगा, और ये जो नया फोर्स है जो से अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेस के एक फॉर्मूले की। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया, मतलब कि जब हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है। अब ये जो यूनिट है इससे हमें कुछ और चीज की याद आ रही है क्या? कोई और भी ऐसा यूनिट था या फिर कोई और भी ऐसी क्वांटिटी थी क्या जिसके सेम यूनिट थे? हाँ है, जरूर है। उस क्वांटिटी का नाम है प्रेशर। तो क्या प्रेशर एंड हमारी जो स्ट्रेस है उसकी यूनिट्स भी सेम है, तो क्या वो सेम ही चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेशर एंड हमारी जो स्ट्रेस है वो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या अंतर होता है इनके बीच में? तो जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है पर यूनिट टाइम, बट हमारा जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट टाइम। मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसी चीज को हम लोग कहेंगे प्रेशर, बट उसे वापस अपने शेप एंड साइज के अंदर लाने के लिए जो इंटरनल फोर्स लगेगा, इस चीज को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस। तो यही अंतर है प्रेशर एंड स्ट्रेस के बीच में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेस के कुछ टाइप्स के बारे में। सो स्ट्रेस का बेसिकली 3 टाइप होता है। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस और तीसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब ये क्या होते हैं तो इनके बारे में भी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी को लें और उसके पैरेलल में अगर हम फोर्स को अप्लाई करें उसे कंप्रेस करने के लिए, उसे डिफॉर्म करने के लिए, सो ये जो पैरेलल में फोर्स लगेगा इसी फोर्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहेंगे। अब इस पैरेलल में जो हमारे बॉडी के अंदर में चेंजेस हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रही है, उसे वापस रिस्टोर करने के लिए इसी पैरेलल वे में जो हमारा फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उसी चीज को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर है? सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है
ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज ला सकता है और बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो उस चीज को हम लोग कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। बट वहीं पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है और जो लेंथ है अगर वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो हम इस चीज को रेफर करेंगे एज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें टेंजेंशियल स्ट्रेस की, सो टेंजेंशियल स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब कि जब हम किसी भी बॉडी के अंदर जो फोर्स लगा रहे हैं वो पैरेलली लगा रहे हैं तो उस चीज को हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर क्या कर रहे थे, जो फोर्स था उसे परपेंडिकुलरली लगा रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग जो फोर्स है उसे हम लोग पैरेलल लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर पैरेलल किसी भी फोर्स को लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया या फिर उसके शेप के अंदर में चेंज कर देंगे और इसी चीज को हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है? अब टेंजेंशियल स्ट्रेस को और एक चीज से रेफर कहा जाता है, इसका और एक नेम है जिसे हम लोग कहते हैं shearing stress। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज shearing stress। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेन की। अब स्ट्रेस के बारे में जान लिया, अब जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है। सो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, मतलब कि कोई क्वांटिटी जो एक्चुअल है जिसका जो लेंथ था वो पहले भी सेम था बट फोर्स को अप्लाई करने के बाद उसके अंदर में जो चेंज आया है उस चीज का रेशियो को हम लोग कहेंगे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल मतलब कि वो लेंथ जिसके अंदर में चेंज आया है और एल मतलब कि वो ओरिजिनल लेंथ जो पहले से था। अब क्योंकि ये एक रेशियो है दो अलग अलग यूनिट्स का, सो इसकी अपनी कोई प्रॉपर यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर है? चलिए अब स्ट्रेन्स के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन एंड तीसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, सो द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि अगर हम किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को लें और उसके अंदर लेंथ के अंदर लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेस करें और उसके अंदर जो भी चेंज आएगा उसके लेंथ में, इसी चीज को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एल बाई एल। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। सो शेयरिंग स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि किसी भी सिलेंडर के लेंथ और उसके बॉडी के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इस चीज के रेशियो को हम लोग कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाई एल। यहाँ पर जो हमारा एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये जो एल है कैपिटल एल ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लेंथ को ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। सो वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है फोर्स को अप्लाई करने के बाद उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से, इस चीज को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी बाई एल और यहाँ पर जो डेल्टा कैपिटल वी है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वॉल्यूम को और ये जो एल है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स ये थे वो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जिसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने जाना इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमने जाना कि रिजिड बॉडी क्या होती है और क्या कोई एक्चुअल रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, और हमने इस वीडियो के अंदर जाना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होते हैं और इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी जान ली। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।